अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं सालिया नायत, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ और अपनी नेक्स्ट एपिसोड लेके। और आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ प्रेवलेंस ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सिम्टम्स और उसके काजेज़। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी जो है वो लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी जो है वो सिंपल रखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर तरह की कम्युनिटी से लोग हमारा चैनल वॉच कर रहे होंगे, तो सबको जो है वो इजीली हर चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले प्रेवलेंस के ऊपर हम बात करेंगे। प्रेवलेंस, जैसा कि आप सब लोगों को ही पता है कि इसका ऑटिज़म का जो है वो पहले तो हम लोग भी जब छोटे थे तो हमें पता नहीं होता था कि ऑटिज़म क्या है। हम लोगों ने नहीं इसका हमें नहीं पता था कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, और एकदम से ही जो है वो हर दूसरा बच्चा जो है ऑटिज़म के साथ डायग्नोज हो रहा है। इसकी प्रेवलेंस जो है बहुत इंक्रीज़ हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा देखने में आई है। अमेरिका का डाटा अगर देखा जाए तो अमेरिका में 2020 में हर 36 में से एक बच्चा डायग्नोज होता था, लेकिन अभी 2025 का डाटा देखें तो हर 31 में से एक बच्चा जो है ऑटिज़म के साथ डायग्नोज हो रहा है। वहाँ पे भी शायद बहुत से बच्चे जो अनडायग्नोज हो या अनरिपोर्टेड हो। तो पाकिस्तान में जो है वो मैं कुछ कह नहीं सकती, वेरीफाइड डाटा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर हॉस्पिटल में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रीजनल स्टडीज़ देखी जाए तो पाकिस्तान में भी हर 29 में से एक बच्चा जो है वो ऑटिज़म के साथ डायग्नोज हो रहा है। अभी यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं वो अनडायग्नोज्ड है, रिपोर्ट नहीं होते, और अवेयरनेस की बहुत कमी है। स्पेशली जो है वो छोटे शहरों में या गाँव वाली साइड पे देखा जाए तो अभी बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं है कि ऑटिज़म क्या है, इसके फीचर्स क्या है, सिम्टम्स क्या है। लोग बच्चा अगर बोल नहीं रहा या रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सोशलाइज नहीं है, और इसी तरह से रेपिटेटिव बिहेवियर्स, फिक्स्ड पैटर्न उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, तो लोग यही कहते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई है या इसको दम करवा दें या उसको इस तरफ नहीं जाएंगे चेक करवाने की तरफ, या डॉक्टर को के पास नहीं लेके जाएंगे कि इसको कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है, कोई न्यूरो डेवलपमेंटल इशू हो सकता है। तो इसी चीज़ के लिए जो है वो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं दोबारा से जो है वो अपने टॉपिक की तरफ वापस आती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अब बताने वाली थी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्चुअली क्या है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, या यूँ कह लें कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। इसको हम न्यूरो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। आजकल जो इसके लिए नई टर्म यूज़ हो रही है वो न्यूरो डाइवर्सिटी है। तो उसी वजह से जो है वो ऑटिज़म के जो बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, वो चीज़ों को उस तरह से कंसीव नहीं करते, परसीव नहीं करते, उनका एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता, और उसके लिए थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। वो भी अगर अर्ली एज में उनको हम फ़ौरन से इस चीज़ को स्क्रीन आउट करके अगर हम थेरेपी साथ स्टार्ट करते हैं तो बच्चे की इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, अगर अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज़म देखा जाए तो बहुत से साइंस हैं, जैसे बच्चा जो है वो अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं करता, आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, बच्चा सोशल स्माइल नहीं देता, और पॉइंटिंग जो है वो बच्चा नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि ऑटिज़म के साथ ही सस्पेक्टेड है, मे बी कि उसको तवज्जो ना दी गई हो, या उसको बिल्कुल भी छोटी एज में जो है वो लोगों के साथ उसका कम्युनिकेशन ना रखा गया हो, या पेरेंट्स ने उसको तवज्जो ना दी हो, और इस वजह से जो है वो बच्चे की स्पीच ना आ रही हो, या कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। और स्क्रीन टाइमिंग भी इसकी एक वजह हो सकती है कि बच्चे को बहुत अर्ली एज में जो है वो स्क्रीन दे दी गई हो, जिसकी वजह से वो स्क्रीन में रेसिप्रोकल स्पीच डेवलप नहीं होती, उसका सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है वो एक, और इसमें सिर्फ बच्चा सुन रहा है या फिर वो देख रहा है, तो दो ही सेंसेस उसमें यूज़ हो रही होती हैं। अगर इस चीज़ को जल्दी हम स्क्रीन आउट कर लें 8-9 महीने की उम्र में या 1 साल की उम्र में, तो उसको देख के अगर हम बच्चे के साथ इंटरवेंशन स्टार्ट, जैसे मदर्स कुछ एजुकेटेड होती हैं तो वो स्क्रीन आउट करके बच्चे के साथ इंटरवेंशन स्टार्ट कर देती हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी स्पेक्ट्रम से बाहर आ जाते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम जो है वो वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स है, और इसमें एक बहुत ज़्यादा, यानी कह लें कि सिम्टम्स हैं जैसे, और स्पेक्ट्रम में हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से कह लें डिफरेंट है। स्पेक्ट्रम में जो आईक्यू लेवल का अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह जैसे नॉर्मल बच्चों में होती है, लेकिन वो बच्चे अपना रिस्पॉन्स क्यों नहीं अच्छा कर पाते, कि एक वजह ये होती है कि उन बच्चों के साथ क्योंकि सेंसरी चैलेंजेस है, या समटाइम हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसी तरह उनकी स्पीच नहीं डेवलप हुई हुई, तो ये सारी चीज़ें उनको जो है वो ओवरकम करने में हेल्प आउट नहीं कर रही होती। अगर थेरेपीज़ दी जाए तो उन बच्चों की इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होती है। अब मैं आप लोगों के साथ इनकी सिम्टम्स की बात करती हूँ। सिम्टम्स में ये 3 तरह के सिम्टम्स हैं बच्चों की, जिसमें एक सोशल डेफिसिट्स हैं, इसी तरह
कम्युनिकेशन डेफिसिट्स हैं जिसमें डिलेड स्पीच के इश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह स्टीरियोटिपिकल रेपिटेटिव बिहेवियर्स। तो अगर हम कम्युनिकेशन डेफिसिट्स की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो एज अप्रोप्रिएट जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, यानी वर्ड्स नहीं बोल रहा। वो फर्स्ट करें कुछ वर्ड्स उसको आते हैं तो वो सेंटेंस लेवल पे नहीं आ रहा, 2 वर्ड्स पे नहीं आ रहा, उसके बाद वो सेंटेंस लेवल पे नहीं आ रहा। या बच्चे से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो वो उसी क्वेश्चन को रिपीट कर देगा और वो हमें आंसर नहीं करेगा। बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं करता, बच्चा चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करता। आमतौर पर अगर बच्चे के पास बिल्कुल ही स्पीच नहीं होती तो वो फिर हैंड रीडिंग कम्युनिकेशन होता है उसका। इसी तरह हम सोशल डेफिसिट्स की अगर बात करें तो इसमें सोशल स्माइल नहीं होती बच्चों की, इसी तरह उनका आई कॉन्टैक्ट नहीं होता, और सोशल क्यूज़ जो हैं वो बच्चे उनको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। सेल्फ प्ले करते हैं, रेसिप्रोकल प्ले नहीं होता। घर में कोई आया उसको नहीं नोटिस करेंगे, अपने ही एक इंटरेस्ट के साथ जो है अपनी जो उनकी एक दुनिया है उसी में ही बिजी रहेंगे। अपने सिर्फ जो पहले से लोग घर में मौजूद हैं जैसे मदर हो गई, उससे तो ज़ाहिर है बच्चे को नीड है, उसकी नीड उसने बच्चे की मदर ने पूरी करनी है तो उसके साथ एफिलिएशन हो ही जाती है अल्टीमेटली। फादर के साथ भी घर में अगर कोई 1-2 बहन भाई हैं तो उनके साथ भी जो है वो बच्चे की थोड़ी बहुत अटैचमेंट होती है। लेकिन अगर घर के बाहर से कोई आया तो वो बिल्कुल ही इसको इग्नोर करेगा, या फर्स्ट टाइम किसी जगह पे उसके पेरेंट्स उसको लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे जाकर भी उसका बहुत वियर्ड बिहेवियर हो जाता है। वो आमतौर पर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। थर्ड लेवल पे इसमें जो स्टीरियोटिपिकल रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं उनको हम कह लें कि स्टीरियोटिपिकल अनयूजुअल बिहेवियर्स, जिनका कोई सोशल मीनिंग नहीं होता। वो बच्चा बार बार करता है बगैर किसी वजह के ही बार बार वो बिहेवियर्स कर रहे होते हैं। जैसे वो कुछ बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं या फिर अपनी फिंगर को मूव करते हैं और फिंगर को मूव करके वो अपनी आंखों के आगे लेके आएंगे और घूरेंगे उसको। इसी तरह ये सारे अनयूजुअल बिहेवियर्स हैं तो डेफिनेटली अजीब भी लगते हैं फिर, और ये आम लोगों से डिफरेंट होते हैं। समटाइम ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल बच्चा भी कर रहा होता है, लेकिन अगर हम उनको मना करें तो वो मना हो जाता है उस चीज़ को, उसको रियलाइज़ हो जाता है कि ये काम मैंने नहीं करना था। बच्चे टैपिंग करते हैं, कुछ अपनी टांगों को बार बार से हिलाते हैं या अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, लेकिन अगर उनको हम मना करें तो वो मना हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से स्टीरियोटिपिकल रेपिटेटिव बिहेवियर्स में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे स्मेल करते हैं, ख़ास स्मेल उनको पसंद होती है तो वो चीज़ों को स्मेल करते हैं, जाके चीज़ों को स्पिन करता हुआ देखते हैं। जैसे घूमने वाली चीज़ें हैं, पंखा है तो उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे, पंखे को घूमते हुए देखेंगे। खुद भी स्पिनर है अगर उनके हाथ में तो उसको, या घूमने वाली कोई भी चीज़ है तो उसको रोटेट करेंगे। फिक्स्ड पैटर्न्स भी होते हैं इन बच्चों के, फिक्स पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। ख़ास टाइमिंग को, इस टाइम पे अगर नहीं सुलाएंगे उनको तो वो उनका डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर उनका बेड जो है उसकी साइड बदल दी जाए तो उस पर भी उनको प्रॉब्लम होता है कि मेरी बेड की साइड की चेंज की है। अगर ये सारी चीज़ें, तीनों सिम्टम्स एक ख़ास पैटर्न में नज़र आना शुरू हो जाए जो मैंने आप लोगों को बताई है, जिसमें कम्युनिकेशन डेफिसिट्स हैं, सोशल डेफिसिट्स हैं और रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ सस्पेक्टेड है और इसको डायग्नोसिस की ज़रूरत है। इसमें पेरेंट्स को बहुत कंसर्न शो करने की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, और स्पेशली अर्ली एज में अब तो 6 महीने के बच्चे को भी हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं, और इसके लिए चेकलिस्ट वगैरह आई हुई हैं। 14 to 24 मंथ्स के लिए भी चेकलिस्ट मौजूद है जिसमें बच्चे का स्क्रीन आउट हो जाता है और उसके बाद डायग्नोसिस के लिए हम उसको रेफ़र कर देते हैं। उसका इंटरवेंशन या थेरेपेटिक इंटरवेंशन उसका स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।